हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 6 सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ये जो 50 क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के, तो एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, आए दिन आप लोग कमेंट कर रहे हो, आए दिन आप लोग मैसेज कर रहे हो कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग का क्लास चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत पहले से चल रहा है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बट आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो ठीक से। मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस पे हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग 149 के साथ डेली बेसिस पे मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको कराते हैं। क्यूज फॉर्मेट भी दिया जाता है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सको। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग आपको सीखना चाहिए, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो राइट आंसर होगा चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चंदहुदड़ो एक्चुअली में है कहाँ? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मुजुमदार। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, इसे आपको याद रखना है। कालीबंगन भी अक्सर पूछा जाता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में ये स्थित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थे? तो मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि हैम्बर्गर प्रभाव को अन्यथा किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? हैम्बर्गर प्रभाव। देखिए, हैम्बर्गर प्रभाव को हम लोग यहाँ पे कोलोरॉइड शिफ्ट कह सकते हैं। कोलोरॉइड शिफ्ट, या फिर एक और इसको नाम दिया जाता है लाइनस घटना। लाइनस घटना के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे? सी को। इसे आपको याद रखना है, सी। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त होते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर होगा, नियुक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शामिल है। अनुसूची 7 में क्या है? 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची का संबंध हो जाता है राज्य और केंद्र, यहाँ पे केंद्र नहीं, यूनियन और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया, वो जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और ये राज्य सूची, 3 सूचियों में बांटा गया। तो वो आपका 7वां अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। उनके शक्तियों का विभाजन किया गया, अलग अलग विषयों को अलग अलग भागों में, अलग अलग सूचियों में। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? लोएस का जो मैदान होता है ये बनता है रेत और धूल कणों के जमाव से। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। संप्राय मैदान, जिसको पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का जो निर्माण होता है किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है। ठीक है, नदियों द्वारा। ये जो मैदान होते हैं नदियों के द्वारा लाए गए जो अपरदनात्मक कार्यों से होता है। ठीक है, अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा। एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने किसके बराबर जल हटाता है? एक नाव डूब जाएगा जब वह अपने भार के बराबर, यानी वजन के बराबर जल को हटाता है, विस्थापित करता है। तो राइट आंसर बी होगा। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बीपी सिंह। बीपी सिंह का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। और भारत में इनकी जो पिछड़ी जातियों में सुधार करने की जो कोशिश थी, उनके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो जनता पार्टी से था, ये ध्यान रखेंगे, जनता पार्टी से था। अगला क्वेश्चन की चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। याद कैसे मैंने कराया था आपको? तो अगर आपने हमारे लूसेंट वाली जो वो वीडियो आता है रात को, उसको देखा होगा तो आपको बताया गया था कि आप एक तो डी बना लीजिए। डी जो होता है इसको बनाइए और इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं बीच से। ठीक है, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसको समझिए कि ये क्या है। घड़ी की जो सुई होती है किस तरह से चलता है? इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज, इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में हम याद रखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस तरह से
यहाँ पे इस तरह से याद रखिए, और नीचे क्या होता है, नीचे हम इस तरह से याद रखेंगे, यानी कि इधर से इधर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, घड़ी की सुई के अनुकूल है, लेकिन इधर क्या होता है, जाना चाहिए था, घड़ी कैसे जाना चाहिए था, घड़ी जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जा रहा है इधर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। दोनों का मुंह देख सकते हैं किधर खुला हुआ है, इस तरह से, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होता है, घड़ी के सुई के विपरीत होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयम्बैंग जो कि किस देश में चलने वाली गर्म हवा है। कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या बताइए, नई राजधानी का नाम क्या हो गया, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, टैफिलालेट, टैफिलालेट जो मरुधान है वो कहाँ स्थित है? टैफिलालेट मरुधान ये पड़ता है आपका मोरक्को में, मोरक्को, ऑप्शन बी। अच्छा, मोरक्को से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे जिब्राल्टर जो जरद मरुमध्य है वो स्पेन और मोरक्को को ही अलग करता है। और हिस्ट्री में आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता नामक जो मोरक्को यात्री था वो भारत में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन कि टाउबकल किसकी सर्वोच्च चोटी है? टाउबकल, टाउबकल किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। टाउबकल भी पड़ता है मोरक्को में ही, ये याद रखेंगे, मोरक्को में ही पड़ता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश है किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधानमंडल। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? 213, जबकि राष्ट्रपति 123 के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार करें। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी जो हमारे प्रस्तावना में इनका क्रम है इन शब्दों का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सजाएंगे तो क्या बनेगा। तो इनका जो क्रम होगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पे कह सकते हैं प्रजातांत्रिक। तो सही आंसर में देखें तो क्या बन सकता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, लास्ट में जाएगा प्रजातांत्रिक, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्स तक कंटिन्यू रखा जाएगा। इसी तरह से आपके लिए हमेशा हम रेडी हैं। मेसिटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसिटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्पेन तथा पुर्तगाल, स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी क्या होता है? मैड्रिड, और पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है? लिस्बन। अगला क्वेश्चन, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु, ए विल बी करेक्ट आंसर, नारायण गुरु। दारासिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारासिको ने किस नाम से किया था? सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, ऑप्शन डी। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? 24 कष्टदायक करों को हटा करके सिर्फ और सिर्फ 4 नवीन कर लगाया था, और वो शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। सी विल बी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कुछ पॉइंट्स जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक सिंचाई कर भी लगाया था जिसको हक ए सर्ब के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा थी फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही याद रखेंगे। और जैसे कि सेना को नगद वेतन स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि सेना को नगद वेतन देने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके वजह नामक एक स्टार्ट किया था। वजह क्या था कि भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था, उसके माध्यम से ये वेतन का भुगतान करते थे, भुगतान का आदेश दिया गया था वजह, ठीक है। और इनके द्वारा एक स्थापित जो था दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा क्या था, अक्सर पूछा जाता है कि दारुल सफ़ा क्या है, तो एक खैराती अस्पताल हुआ करता था, ये ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार का क्या कारण है? जो टाइफाइड बुखार है इसका कारण क्या है, किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु होते हैं इसके कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला आप देखिए, किटी हॉक क्या है? किटी हॉक क्या है? तो ध्यान रखेंगे किटी हॉक एक प्रकार का लड़ाकू विमान है, ऑप्शन बी लड़ाकू विमान। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में और 2 याद रखेंगे, जैसे कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
आई नो कि अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक किया होगा, लेकिन आपने गलती की है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में बड़ी कोशिका पूछी गई है, तंत्रिका कोशिका, जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है ओवम, यानी जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, लेकिन सबसे बड़ी ओवम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि जल वाष्प किसके द्वारा जल बिंदुओं में परिवर्तित होता है? जल वाष्प किसके द्वारा जल बिंदुओं में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संघनन। संघनन, और इसका अपोजिट होता है वाष्पीकरण, जो कि जल बिंदु वाष्प में परिवर्तित होते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, और वाष्पीकरण यानी कि जो इसका उल्टा हो जाएगा जल बिंदु, जल वाष्प का जल बिंदु में परिवर्तन होना संघनन। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1837-38 में हुआ था, और इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, किस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहलाते हैं? लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख हुए उसे पढ़े नहीं जा सके उसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी? तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। ऑप्शन बी। फतवा-ए जहांदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फतवा-ए जहांदारी। तो फतवा-ए जहांदारी को लिखा है किसने? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी। किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में। सी विल बी राइट आंसर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, तो आपको याद रखना है। जैसे करने वाले इसकी बात करें तो इसके समय की आप ध्यान रखेंगे, जो स्थायी बंदोबस्त था 1793 में स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ इनको भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, याद रखेंगे। विलियम बेंटिक का संबंध हो जाता है, सती प्रथा का अंत किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और कैनिंग तो आपको पता है 1857 के समय में ये जो कि वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय हैं। नेक्स्ट होने की विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो कि 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी जो पद को चुनाने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे लंबा होता है? तो इसको याद रखने के लिए हमारा छोटा सा तरीका क्या था? छोटा सा तरीका था GX UV इमरान। इमरान हमने याद रखा था। ठीक है, जो 7 प्रकार के जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं इन्हें हम याद रखते हैं। ये जो आपका क्रम है ये बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य का, यानी गामा जो किरण है वो सबसे कम, और RA जो देख रहे हैं यानी कि रेडियो वेव है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो यहाँ पे गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो जो यू होता है, यू यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, और इसका मतलब भी यानी कि विजिबल रे। तो अल्ट्रा वायलेट से उसके बाद हम यहाँ पे विजिबल देख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इंफ्रारेड आई, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो गया? इंफ्रारेड। उसके बाद अगर माइक्रोवेव रहता तो वो, और उसके बाद रेडियो वेव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप इस छोटे से तरीके को याद रखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब लोहे में जंग लगता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो वे उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कम होता है। ठीक है, आप उसको याद रखेंगे। जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होगा? जब लोहे में जंग लगता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? उसका वजन बढ़ जाता है। इस्पात में क्या होता है? इस्पात में क्या होता है? इस्पात में लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज, ये तीनों चीज़ होते हैं। ऑप्शन बी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1688। अच्छा, 1688 से कुछ आपको याद आ रहा है? अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, हम लोग कई बार इस पर डिस्कस किए। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 ईस्वी में। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, ये गौरवपूर्ण जो क्रांति हुआ था किसके समय में हुआ था? ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। किसके शासन काल में हुआ था? वो समय शासक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री हमारा पढ़ा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री था लुसेंट का, वर्ल्ड हिस्ट्री मास्टर वीडियो मैंने आपको दिया था, करीब उसमें 107 से प्लस क्वेश्चंस थे। उसको अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे।
सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था। 1870 में, जुलाई 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, फ्रांस। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियाँ, प्राथमिक क्षेत्र की आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही है, क्योंकि कृषि इसी के अंतर्गत आता है, मत्स्य, डेयरी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है कृषि के क्षेत्र में। लेकिन जीडीपी जो मिलता है हमारे देश को सबसे ज़्यादा वो थर्ड सेक्टर से मिलता है। थर्ड सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिए। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से बनाया गया, तो बस आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पर रखने की, क्योंकि एग्जाम्स में आपने देखा था कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, मतलब मोस्टली क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में, तो आप उनको अच्छे तरीके से कवर करते रहेंगे। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में, ऑप्शन ए। मुद्रा का महत्व क्या है? मुद्रा का महत्व उत्पादन एवं उपभोग में सुविधा, विनिमय का माध्यम का कार्य करना, साथ ही साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है? उत्पादन संभावना जो वक्र होता है किस ओर ढालू होता है? तो ये ढालू होता है नीचे से दाईं ओर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गिब्साइट किसका अयस्क है? गिब्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है, तो गिब्साइट भी यहाँ पे इसी का अयस्क होता है। पंचायती राज विषय है किसका? पंचायती राज्य किसका विषय है? तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी। पंचायती राज राज्य सूची का विषय। अच्छा, पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद बताएंगे। जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को रोक करके कमेंट करके बताइए कितने विषय दिए गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हम लोगों ने पड़ोसी देशों से सटे जो भारतीय राज्य उन पर एक अलग से वीडियो बनाया ट्रिक के माध्यम से, जो नया मैप आया था उस मैप के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य ऑनलाइन स्टडी जोन, लिख करके आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम उस ट्रिक की बात करें जो भूटान से सटते हैं, तो भूटान से सटने के लिए बस एक छोटा तरीका याद रखिए, साब। ठीक है, भूटान साब याद रखिए। तो इसमें क्या होता है कि 4 राज्य इसके सटते हैं, एक तो सिक्किम, एक असम, एक अरुणाचल प्रदेश और एक आपका होता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हमने मेघालय का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 4 राज्य सटते हैं जिसमें मेघालय नहीं आता है। एक आपका आता है असम, एक अरुणाचल प्रदेश, एक सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, और हम आपको बता दें कि पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी पर है? अमेरिका के एरिजोना में स्थित है, ये आपका कोलोराडो नदी पर पड़ता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, भारत के सबसे उत्तरी भाग से होकर के गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? भारत के सबसे उत्तरी भाग से होकर के गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है? तो उस अक्षांश को हम यहाँ पे कहेंगे 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कैसे? क्योंकि आपको पता है अगर हम जैसे कि अगर हम भारत के मैप को नीचे से ड्रॉ करें, ये आपका हो गया, और ऊपर से अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, तो आपने नोटिस जो किया होगा यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है और एक अक्षांश यहाँ से गुजरता है, तो ये जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पूरा जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इस तरह से। तो 8 डिग्री 4 मिनट तो यहाँ से है, लेकिन 37 डिग्री 6 मिनट आपका ये अक्षांश होता है। तो 37 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि 1936 से 1943 तक इनका शासनकाल था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था, इसका प्रस्ताव 8 अगस्त को था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का।
तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा कारण था, क्रिप्स मिशन, राइट। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि बिना लाइक के मज़ा नहीं आता हम लोग को भी। तो नेक्स्ट वन देखिए, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था। पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था बहुत पहले, मद्रास में मंगलश्री, मद्रास में मंगलश्री। तो पहला जो हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, मद्रास में मंगलश्री। दूसरा हुआ था मंगलौर की संधि, तीसरा हुआ श्री रंगपट्टनम की संधि के द्वारा। तो मद्रास में मंगलश्री आप अगर याद रखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो पहला मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये आपका आधारित है न्यूनतम आरक्षण। ठीक है, न्यूनतम कोष, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा राइट आंसर, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। न्यूनतम कोष प्रणाली पर, न्यूनतम आरक्षण कोष प्रणाली पर आधारित होता है ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील ही है कैस्पियन सागर। तो अगर हम बात करें इसके नहीं लगता है तो ध्यान रखना है कि कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश लगते हैं। कैस्पियन सागर अपनी जो सीमा है वो 5 देशों से साझा करती है। और हमारे अगर पेड कोर्सेज में आप जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से इस चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैस्पियन सागर के बारे में वहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसा क्या नहीं है जो वहाँ पे नहीं दिया गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे फुल कोर्सेज में बिहार एसआई मेंस के लिए, जिसमें आपको क्या क्या दिया जा रहा है एक बार आपको ब्रीफली मैं बताता हूँ। 270 प्लस हैंड राइटिंग टॉपिक नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे आपको बनाया गया 270 से ज़्यादा टॉपिक पर। ठीक है, साथ ही साथ 7000 प्लस MCQ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है PDF फॉर्मेट में, आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब वहाँ पे साइंस का जो कि आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे फिलहाल इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी क्वेश्चंस ही है, हिंदी में ही क्वेश्चंस है, बाइलिंगुअल नहीं रखा है क्या। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब वहाँ पर आपको बिहार एसआई मेंस के लिए फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है 2 दिन पर एक। ठीक है, 2 दिन पर एक, हर 2 दिन पर आपको एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलता है 100 क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं, शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया गया, यानी तमाम तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है, डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उनके नामों को याद रखने के लिए क्या रखते हैं। देखिए, उनके नामों को याद रखने के लिए छोटा सा तरीका, पहले नाम बताते हैं, आपको अगर याद रखना है तो रख लीजिए। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, ईरान, पहला ईरान, दूसरा हम कह सकते हैं अजरबैजान, तीसरे की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, चौथे नंबर की बात करें तो रूस, और 5वें नंबर की बात करें तो काजाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने अर्मेनिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब याद रखने के लिए छोटा सा तरीका क्या होगा, याद रखने का तरीका ये होता है, ईरा आज तू रुक, आज तू रुक, बस ये आप याद रखिए, आज तू रुक। देखिए, ईरा का मतलब ईरान, आज का मतलब हो गया अजरबैजान, अजरबैजान, आज मतलब अजरबैजान, तू का मतलब हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रू का मतलब हो गया रूस, और का मतलब हो गया काजाकिस्तान। तो इस तरह से 5 देशों के नामों को याद रख सकते हैं जो अपनी सीमा कैस्पियन सागर से साझा करती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे अवेलेबल अभी फिलहाल 2 मैंने मॉक टेस्ट डाला था, नहीं देखा है तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस भी चल रहा है, तो हर तरह से हम आपके लिए रेडी हैं। बस अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।